हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मैं उमेश मौर्य हाजिर हूं करंट अफेयर सीरीज की आज के इस वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी जानकारी जो आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ाएगी या उस जानकारी पे बेस्ड कुछ और भी सवाल बन सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the rank of India on Global Food Security Index 2021 among 130 nations? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 71st, 72nd, 73rd या 74th। तो सही उत्तर आप यहां पे जान लें, सही उत्तर है 71st। जी, भारत को 71वां स्थान मिला है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। तो नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए और इस इंडेक्स के टर्म में इंडिया की जो रैंक है वो भी अच्छे से याद रहनी चाहिए और कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कहां नहीं होना चाहिए? बिकॉज मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भी जारी किया जा चुका है और इसके टर्म में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं उस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें और जितना हो सके आप इन दो इंडेक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद करें, नोट करें और एग्जाम टाइम में कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, आप उस एग्जाम में इन दोनों इंडेक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं, नोट करके जाएं दिमाग में, ताकि वहां पे कोई कंफ्यूजन ना रहे अगर क्वेश्चन वहां आ रहा है। और डेफिनेटली ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाना है, बिकॉज पहले भी इन दोनों इंपॉर्टेंट इंडेक्स से क्वेश्चन बन चुके हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल्ड पॉइंट को जरूर दिमाग में रखें, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और अगर स्पेशली हम बात करें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की, तो जैसा आपको यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं कि भारत की रैंक जो है वो 71st रैंक है। लेकिन यहां पे अगर स्कोर के टर्म में पूछा जाए, मतलब कि स्कोर के टर्म में भी यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये जो लिस्टिंग की जाती है, ये जो इंडेक्स बनाया जाता है, वो डिफरेंट कंट्रीज को एक पर्टिकुलर स्कोर देके बनाई जाती है और इस स्कोर को बोला जाता है GFS स्कोर, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी स्कोर, राइट। तो इंडिया की जो 71st रैंक है वो इसके साथ जो इसका स्कोर है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे याद कर लें। मैं यहाँ पे दे देता हूं आपको स्कोर। इंडिया का जो स्कोर है वो 57.2 है, यानी कि इंडिया का जो GFS स्कोर है वो 57.2 है, अच्छे से याद कर लें। इसी स्कोर के साथ यहाँ भारत की जो रैंक आई है वो 71st रैंक आई है, राइट। अगर हम चाइना से कंपेयर करें अपने आप को, तो चाइना हमसे काफी आगे है, यानी चाइना से हम काफी पीछे हैं, बिकॉज चाइना की जो रैंक है वो 34th रैंक है इस इंडेक्स में। वहीं पे अगर हम कुछ टॉप कंट्रीज की बात करें, लाइक आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस या यूएसए जैसी कंट्रीज, तो इन सारी कंट्रीज ने टॉप पोजीशन हासिल की है, बिकॉज इनका जो GFS स्कोर है वो 77.8 से 80 के बीच है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को भी अच्छे से पढ़ लें और इनके टर्म में जो इन दोनों इंडेक्स के टर्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कंपेयर भी करें, बिकॉज अगर आप IAS का मेंस लिखने जा रहे हैं या किसी भी सिविल सर्विसेज का मेंस आप लिखने जा रहे होंगे, तो वहां पे ये पूछा जा सकता है एनालिसिस के टर्म में, राइट। आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ें, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PM Modi has inaugurated Kushinagar International Airport in Uttar Pradesh. With this airport, now Uttar Pradesh has how many international airports? PM Modi ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे के साथ अब उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 2, 3, 4 एंड 5। तो सही उत्तर यहाँ पे है 4। जी, अब उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा से रुकिए और इसको अच्छे से क्लैरिटी ले लीजिए। यहाँ पे 4 जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो ऑपरेशनल मोड के टर्म में नहीं बता रहा हूँ। इस मतलब इन 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में सिर्फ 2 ही ऑपरेशनल मोड में हैं। जी, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यही 2 अभी क्या है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो 2
इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे रखे गए हैं। एक तो यही हो गया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, बहुत जल्द उसको भी एक तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। तो कुशीनगर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी एक तरीके से ऑपरेशनल मोड में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अब यहाँ चूंकि इसका इनॉग्रेशन हो गया है तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जल्दी यहाँ फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो ऑपरेशनल मोड में अगर हम नंबर्स देखें तो सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जा रहा था, वाराणसी एंड लखनऊ। लेकिन आने वाले समय में अभी जो है उत्तर प्रदेश के पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। मैंने आपको नाम बता दिए, वाराणसी, लखनऊ एंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आने वाले समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अब इंडिया में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं जो फुल्ली तौर पे एक तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं। तो आप अच्छे से इसको सर्च करें और मुझे कमेंट करके बताएं, राइट। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ये है कि इंडिया में अब टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो फुल्ली तौर पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें और मेरे क्वेश्चन का जवाब दें कमेंट में। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A new quad has been formed. Which country is not the part of this quad? एक नया क्वाड बनाया गया है, कौन सा देश इस क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स या रशिया। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है रशिया जी। तो एक नया क्वाड बनाया गया है जिसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, और इन 4 कंट्रीज में मैं आपको बता दूं कि 4 कंट्रीज में इंडिया है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूएई है। यानी कि यूएई भी यहां पे इस स्क्वाड में शामिल है, लेकिन रशिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के टर्म में रशिया हो गया। तो आप इस स्क्वाड के टर्म में अच्छे से याद कर लें। यहां पे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया, इजराइल, यूएई एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड है। और अभी हाल ही में एक नया क्वाड बना था, उसमें भी कौन कौन सी कंट्रीज, मतलब कि कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको सर्च करें वो क्वाड किन किन कंट्रीज के बीच में बना है और बेसिकली उनका पर्पज क्या है, राइट। इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल में एक तरीके से ये 2 क्वाड बन चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका एक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल जो कूटनीति है उसमें जरूर ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसको डिटेल में ढंग से पढ़ लें। तो दोनों क्वाड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। लेकिन अगर मैं स्पेशली स्क्वाड की बात करें, जिस स्क्वाड में इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई शामिल हैं, तो इनका पर्पज ये है कि बेसिकली वेस्ट एशिया में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना है, ताकि एक तरीके से नई इकोनॉमिक थॉट या पॉलिटिकल कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके वेस्ट एशिया में, राइट। और इस क्वाड में ये भी एक तरीके से देखा जाना है, सिक्योर किया जाना है कि एनर्जी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो बेसिकली आप ये जान लें कि भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई अपने विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करके अब्राहम अकॉर्ड को जस्टिफाई करने वाला है। अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं उनको एक तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट करने की यहां पे कोशिश की जानी है इस क्वाड के थ्रू। अब्राहम अकॉर्ड की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है, आपको अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए, डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं, अब्राहम अकॉर्ड जो है वो अभी पिछले साल न्यूज में आया था, 2020 में, अगस्त 2020 में न्यूज में आया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इजराइल यूएई नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है, यानी कि इजराइल और यूएई के बीच में सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बेसिकली ये एग्रीमेंट था। लेकिन इसका ऑफिशियल जो नेम था वो आया था अब्राहम अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट, और इसी एग्रीमेंट के तहत एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था व्हाइट हाउस से, राइट। तो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई और इजराइल। तो इन 3 कंट्रीज ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था और बताया था कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स पीस एग्रीमेंट में अब हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है
और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जो इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर हुआ है उसके टर्म में अब्राहम अकॉर्ड जरूर पूछा जा सकता है। इसके हर एक डिटेल पॉइंट में आप जाएं, अच्छे से इसको याद करें, नोट करें और एग्जाम टाइम में जरूर याद करें। खासतौर पे सिविल सर्विसेज के जो बंदे हैं उनको अच्छे से इसको पढ़ लेना चाहिए, जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाना है अब्राहम अकॉर्ड, राइट। तो अच्छे से इसको आप पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The well-known Science Museum in London has announced a landmark new gallery, Green Energy Gallery. Which company has sponsored this gallery? लंदन में प्रसिद्ध विज्ञान संग्रहालय ने एक ऐतिहासिक नई गैलरी ग्रीन एनर्जी गैलरी की घोषणा की है। इस गैलरी को किस कंपनी ने प्रायोजित किया है या स्पॉन्सर किया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो सही उत्तर आप यहां पे जान लें, सही उत्तर यहां पे है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जी, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि अडानी ग्रुप की एक सहायक कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसने यहां पे ग्रीन एनर्जी गैलरी को ओपन करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए स्पॉन्सर किया है। और आपको यहां पे अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि ये जो गैलरी है वो लंदन के साइंस म्यूजियम में ओपन किया जाना है या स्टैब्लिश किया जाना है। तो अच्छे से आपको म्यूजियम का नाम याद हो जाना चाहिए, शहर का नाम याद हो जाना चाहिए, और यहाँ पे जिस गैलरी का नाम है उस गैलरी का नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। गैलरी का नाम है ग्रीन एनर्जी गैलरी। तो अगर हम इसके मकसद की बात करें कि इस गैलरी को एस्टेब्लिश करने का मकसद क्या है, तो मकसद बहुत साफ है, यानी कि इस गैलरी को ओपन करने का मकसद जो है वो ये है कि दुनिया को ये प्रदर्शित करना या ये एक्सप्लोर करना कि किस तरीके से दुनिया जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए इतिहास में सबसे तेज ऊर्जा संक्रमण के टाइम पीरियड से गुजर रहा है, राइट। मतलब कि एनर्जी ट्रांजिशन का जो टाइम पीरियड है वो यही टाइम पीरियड है जिसमें हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट गैलरी है, बहुत सारा इसमें मैसेज दिया जाना है वर्ल्ड वाइड, और बेसिकली इसमें यह भी कोशिश की जानी है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड लेवल की कंपनीज हैं ग्रीन एनर्जी के फील्ड में जो काम कर रही हैं, लाइक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, तो उसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो किस तरीके से उनके बीच नया एग्रीमेंट बन सकता है ताकि वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जा सके या उनको प्रमोट किया जा सके। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाना है इस गैलरी के द्वारा। और मैं अगर आपको खास तौर पे बताऊं तो इसमें यही सबसे खास बात यह है कि जो आने वाला समय है वो बहुत ही एनर्जी को नीड करने वाला है, एनर्जी की जरूरत रखने वाला समय है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इस गैलरी के द्वारा ये मैसेज दिया जाना है या एक तरीके से एक्सप्लोर किया जाना है कि किस तरीके से हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के द्वारा या उस एग्रीमेंट में जो हमने टारगेट रखा था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और उसमें भी खास तौर पे एक तरीके से ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि 2 डिग्री भी एक तरीके से ज़्यादा हो जाता है और हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ही ज़्यादा हम टेम्परेचर ना रख पाएँ, मतलब कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ही ज़्यादा हम टेम्परेचर को ना बढ़ने दें, राइट। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो ये इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन है, इंपॉर्टेंट टारगेट है जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस है कि ताकि इस डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, तो ये जो एक तरीके से टारगेट है, ये जो रिजोल्यूशन है वो किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है या किस तरीके से उसको हम पूरा कर सकते हैं, ये ग्रीन एनर्जी गैलरी ये सब कुछ मैसेज देने वाली है, बताने वाली है बेसिकली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे बात की पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप डिटेल में जरूर पढ़ लें। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था और 196 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसी के तहत यहाँ पे ये टारगेट निकल कर आया था, ये रिजोल्यूशन निकल कर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which politician has been awarded as सुपर कोरोना वॉरियर? किस राजनेता को सुपर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, BS येदियुरप्पा, श्री आदित्यनाथ योगी, श्री नरेंद्र मोदी या श्री अमित शाह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप जान लें, सही ऑप्शन है यहाँ पे BS येदियुरप्पा जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है सुपर कोरोना योद्धा के रूप में। क्यों दिया गया है ये भी आप जान लें, बिकॉज चीफ मिनिस्टर रहते हुए, मतलब कि मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए इनको 2 बार कोरोना इन्फेक्शन हुआ, मतलब 2 बार ये कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, और जब ठीक हुए तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए
ताकि वहाँ पे जो मतलब कि कोरोना फैल रहा था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, उसके टर्म में कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जा सकें, प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए जा सकें, ताकि जो एक तरीके से वहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड वेव के थ्रू जो एक तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, उन केसेस को कंटेन किया जा सके, उनको रोका जा सके, राइट। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजंस रहे हैं और काफ़ी एक तरीके से इनका एक तरीके से डेडिकेशन रहा है कोरोना को रोकने में। तो उसी को एक तरीके से ऑनर करने के लिए यहाँ पे सुपर कोरोना योद्धा के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ऑनर किया गया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ सकते हैं। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। हर एक पॉइंट को आप नोट करें, याद करें, और भी जितना आप सर्च कर पाएं उनको सर्च करें और अपनी एक बाकायदा नोटबुक बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पर भी आप हमको फॉलो करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दिया जाता है डिटेल्ड फॉर्म में, फिल्टर्ड फॉर्म में, ताकि आप कम टाइम वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वहां पे पढ़ पाएं, कंज्यूम कर पाएं, ताकि आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।